हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, आपने बॉल स्क्रू तो देखा ही होगा। बॉल स्क्रू जहाँ पे भी आपको लीनियर मोशन करना होता है, वहाँ पे बॉल स्क्रू आपको ज़रूरत पड़ती है। बॉल पे भी मशीन्स होती हैं, नॉर्मली सीएनसी मशीन्स या फिर कोई एसपीएम मशीन भी होती है, तो वहाँ पे बॉल जो बॉल स्क्रू होता है, वो वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट पार्ट होता है जो कि लीनियर मूवमेंट देता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं बॉल स्क्रू की ड्राइंग के बारे में। तो दोस्तों, बॉल स्क्रू की ड्राइंग बनाना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि होता क्या है, बॉल स्क्रू आपके पास किसी मशीन में है, तो अगर आपको ड्राइंग नहीं पता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो होता है वो ड्राइंग नॉर्मली शेयर नहीं करता है। तो अगर आपके पास बॉल स्क्रू का ड्राइंग नहीं है, तो या तो आपको उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर से ही जो बॉल स्क्रू है वो प्रोक्योर करना पड़ेगा, जिसमें कि आपकी कॉस्ट भी बढ़ती है और लीड टाइम भी बढ़ता है। और अगर आपके पास ड्राइंग है उस बॉल स्क्रू की, तो आप कहीं से भी उसको मंगा सकते हैं। आप डिफरेंट अल्टरनेट सोर्सिंग उसके लिए कर सकते हैं। उसको एक से ज़्यादा सप्लायर से आप कोटेशंस ले सकते हैं और वो आपको बेनिफिट करेगा, रिड्यूसिंग द योर बॉल स्क्रू कॉस्ट। ऑल्सो यू विल नॉट डिपेंड ऑन ओनली वन सप्लायर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बॉल स्क्रू में आपको डिफरेंट टाइप के बॉल स्क्रूज दिखेंगे। किसी में दो, यहाँ पे आपको एंड, किसी में एक ही एंड होता है, किसी में आपने देखा होगा छोटे बॉल स्क्रू में नॉर्मली वन एंड में ही केवल मशीनिंग होता है, थ्रेड्स होते हैं जहाँ पे बियरिंग लगती है और लोडिंग होती है। दूसरा एंड यहाँ पे खाली सपोर्टेड रहता है बॉल बियरिंग से। तो कुछ इस तरीके के आपको बॉल स्क्रू दिखेंगे। कई बॉल स्क्रू में एक एंड में कुछ भी नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे कोई मशीनिंग नहीं है, पूरा थ्रेडेड एरिया है। तो ये नॉर्मली छोटे बॉल स्क्रू होते हैं जहाँ पे वन साइड सपोर्टेड होता है। कई बार बॉल स्क्रू में दोनों साइड सपोर्टिंग भी होता है, दोनों साइड लोडिंग होती है, जैसे कि बड़ी आप एचएमसी जहाँ पे एक्सियल लोडिंग ज़्यादा करनी पड़ती है या जहाँ पे एक्सियल फोर्स ज़्यादा होते हैं, या फिर लॉन्ग बॉल स्क्रू है, वहाँ पे हमें दोनों साइड प्री लोडिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो दोनों साइड इस तरीके के थ्रेड होंगे। तो अलग-अलग बॉल स्क्रू में अलग-अलग इस तरीके की अ, मशीनिंग होती है। अब मैं बात करूँ, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ तो बॉल स्क्रू की पिच होती है। बॉल स्क्रू में आपको पिच तो आपको समझ में आती होगी। पिच जैसे कि ये सपोज़ थ्रेड है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट सेम एक पॉइंट थ्रेड का लेते हैं अगर आप, और उस दूसरे थ्रेड का आप सेम पॉइंट, वही जो आपने पहले ही थ्रेड का लिया था, उसी तरीके का सेम पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम पिच कहते हैं। पिच बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बॉल स्क्रू को अगर आप ड्राइंग बना रहे हैं, पिच का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। तो अगर बात बताऊँ, इसके बाद डीपली चले जाता हूँ पिच के अंदर, तो पिच में भी दोस्तों कई बार क्या होता है कि कोई बॉल स्क्रू सिंगल स्टार्टेड थ्रेड होता है, जहाँ पे कि नॉर्मली जो एचएमसी, वीएमसीज़ में बॉल स्क्रूज लगते हैं, वो सिंगल स्टार्टेड थ्रेड ही रहते हैं। मतलब कि जब थ्रेड स्टार्ट हो रहा होगा, तो आपको स्टार्ट केवल एक पॉइंट से होता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है इस पिक्चर में। तो यहाँ पे जब सिंगल स्टार्ट थ्रेड होता है, क्योंकि जो फ़ॉर्मूला होता है लीड का, अगर आपको पता होगा लीड ऑफ द बॉल स्क्रू, तो लीड होता क्या है दोस्तों? लीड होता है पिच और इनटू कितना स्टार्टेड थ्रेड है, तो नंबर ऑफ स्टार्ट। तो दोस्तों, होता क्या है, अगर अगर हमारे नंबर ऑफ स्टार्ट जैसे कि 1 है, इस केस में 1 है, तो पिच क्या होगी, लीड के बराबर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टार्ट 1 है, नंबर ऑफ थ्रेड जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 1 पॉइंट से हो रहे हैं। लेकिन अगर आप दूसरे केस के लिए अगर देखेंगे, तो इस बॉल स्क्रू में आपको 2 कलर अलग-अलग दिखाए गए हैं। इसका मतलब ये जो 2 स्टार्टेड है, 2 स्टार्टेड है, ये 2 जगह से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे जो लीड होगी वो पिच इंटू 2 हो जाएगी। तो जितनी भी लीड होगी वो पिच की दुगनी हो जाएगी। मतलब कि अगर पिच हमारी 10 है, तो लीड हमारी 20 हो जाएगी, 20 एमएम। और लीड क्या होती है कि एक रोटेशन में जो हमारा बॉल नट कितना आगे मूव कर रहा है। पिच क्या होती है, एक थ्रेड से बीच दूसरे थ्रेड के बिल्कुल सेम पॉइंट के बीच की दूरी। और लीड क्या होती है कि एक चक्कर में हमारा बॉल स्क्रू कितना मूवमेंट कर रहा है, मतलब कि एक चक्कर में बॉल नट कितना आगे जा रहा है, तो वो उसको लीड कहते हैं। वहीं अगर 4 स्टार्टेड थ्रेड है, तो 4 स्टार्टेड थ्रेड में 4 इंटू पिच हो जाएगी लीड, तो मतलब कि लीड जो होगी वो पिच की 4 गुना हो जाएगी। तो अगर आपने ये चीज़ गलत कर दी दोस्तों, तो क्या होगा, आपका जो बॉल
स्क्रू की या फिर जो एक्सिस की स्पीड होगी उसमें काफ़ी डिफरेंसेस आ जाएँगे। सपोज़ आपने सिंगल स्टार्टेड की जगह डबल स्टार्टेड कर दिया तो वहाँ पे आपकी स्पीड होगी बॉल स्क्रू की वो दुगनी हो जाएगी। तो अब मैं दोस्तों बात करता हूँ ड्राइंग की, तो ये अगर अगर हम किसी बॉल स्क्रू को टॉप से देखें या फिर हम बोलें कि फ्रंट से देखें, तो फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके का होता है। ये इसमें अगर बॉल स्क्रू को सपोज़ हमने नीचे फ्लोर पे रखा हुआ है और ऊपर से देख रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से ही बॉल स्क्रू दिखता है। अब बॉल स्क्रू में दोस्तों क्योंकि नॉर्मली ये जो हिस्सा आपको दिख रहा होगा, पहले तो हम सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे जब भी हम ड्राइंग ड्राइंग बनाएँगे, तो ये सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन कुछ इस तरीके से होती है, इसमें थोड़ा लंबा फिर एक छोटा डॉट, थोड़ा लंबा एक छोटा डॉट, सेंटर लाइन पहले ड्रॉ करेंगे। सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद हम कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेंगे जैसा कि हमारा बॉल स्क्रू दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो एरिया है, यहाँ पे ये जो एरिया है देखिए इसमें डबल लाइन आपको दिख रही होगी, ये 2 लाइनें दिख रही हैं, तो 2 लाइनें वहाँ पे होती हैं जहाँ पे नॉर्मली थ्रेड्स रहते हैं। तो जो ये एरिया है दोस्तों यहाँ से यहाँ पूरा एरिया ये है बॉल स्क्रू जहाँ पे कि बॉल नट चल रहा है। ये थ्रेडेड एरिया है बॉल स्क्रू का, जहाँ पे भी हमारा जो बॉल नट रोटेट करेगा। तो ये थ्रेडेड का एरिया का हमें पिच देना ज़रूरी होता है। तो ये थ्रेडेड एरिया का हमें पिच देना ज़रूरी होता है। उसके बाद इस थ्रेडेड एरिया का डाया कितना है वो भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर हम सपोज़ इसका डाया हमें सपोज़ 28 है तो हम 28 लिख देंगे यहाँ पे डाया। वहीं अगर इसका पिच सपोज़ 20 का पिच है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 20 पिच। 20 पी हम लिख सकते हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा उसके बाद यहाँ पे एक यहाँ पे रेडियस आपको दिख रहा होगा। ये रेडियस कितने का है? 0.8 का ये रेडियस है, मतलब कि जो ये सर्कल बन रहा है कोने पे, आपको ये सर्कल दिख रहा होगा, ये सर्कल का डाया है वो 1.6 एमएम होगा, मतलब रेडियस उसका 0.8 एमएम है। उसके बाद दूसरी आपको आगे जाके मशीनिंग दिख रही होगी, ये यहाँ पे कोई थ्रेडेड नहीं है, आपको प्लेन एरिया दिख रहा होगा। तो यहाँ पे पहले चैम्फर है, उसके बाद एक प्लेन एरिया है जहाँ पे नॉर्मली बेयरिंग बैठते हैं। तो ये एरिया आपको दिख रहा होगा, इसका जो साइज लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 12 डाया का एरिया है। उसके बाद जो टॉलरेंसेस आपको दिख रही होंगी यहाँ पे, टॉलरेंसेस एक अपर टॉलरेंस है, एक लोअर टॉलरेंसेस है। तो अपर टॉलरेंसेस हमेशा ऊपर लिखते हैं और लोअर टॉलरेंसेस नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो इस डाया को रखना है हमें वो 12 एमएम, मतलब ऊपर अगर टॉलरेंस उसको जोड़ देते हैं 12 + 0 से लेके 12 - 0.018, तो मतलब इसको हम 12 से लेके इस डाया को हम मैक्सिमम 12 मेंटेन करेंगे या फिर मिनिमम 12 - 0.018 मेंटेन करेंगे। तो ये स्पेसिफाई हो गया, ताकि नॉर्मली यहाँ पे 12 एमएम आईडी की बेयरिंग फिट हो रही होगी, इसलिए ये थोड़ा सा अंडर साइज रखा गया है, ताकि बेयरिंग डालने पे हमारा जो फिट हो वो थोड़ा सा क्लियरेंस फिट की तरफ वो फिट हो। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 एमएम का ग्रुप आपको दिख रहा होगा जिसमें लिखा है 2 एमएम इंटू 2 × 1, मतलब कि 2 एमएम इसकी चौड़ाई है और 1 एमएम इसकी गहराई है। उसके बाद आपको फिर से 2 लाइन वाला एरिया दिख रहा होगा, देखिए 2 लाइन इस तरीके से बनी हुई है। यहाँ पे इसका मतलब ये थ्रेडेड एरिया है। थ्रेड की जो आपको साइज दिख रहा होगा वो M12 × 1 है, मतलब 12 इसका डाया हो गया एक तरीके से इस थ्रेडेड एरिया का, और 1 इसकी पिच है। तो इसको अगर 12 डाया है और 1 पिच है तो उसको 12 × 1 करके लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा डाया आपको दिख रहा होगा उससे आगे वाला, यहाँ पे थोड़ा चैम्फर है। चैम्फर यहाँ पे नॉर्मली 45 डिग्री का होता है वैसे ड्राइंग्स में, उससे कम भी हो सकता है। यहाँ पे फिर यहाँ पे ये डाया दिखा है कि डाया कितना लिखा हुआ है, देखिए 10 अपर टॉलरेंस 0 माइनस लोअर टॉलरेंस जो है -0.015 है। तो इस तरीके से सारे डाया हमारे कवर हो गए हैं। इस तरफ भी हम डाया इसी तरीके से दे देंगे। जो देखिए ये डाया जो इस तरीके का डाया इस तरफ का डाया है, डाया वही सेम डाया यहाँ पे भी है। यहाँ पे आपको एक सर्कलिप, नॉर्मली सर्कलिप रहती है, यहाँ पे तो सर्कलिप का ग्रुप आपको दिख रहा होगा, उसका साइज उन्होंने दे रखा है 1.15 इंटू 0.2। तो 1.15 है उसकी चौड़ाई है और 0.2 उसकी गहराई है। उसके बाद आपको ये सारी जो लेंथ है अलग अलग, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कितना डिस्टेंस है, ये 15 दे रखा है। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, ये 14 दे रखा है। उसके बाद यहाँ से लेके पूरा, तो ये सारी लेंथ हम दे दें ताकि हमें आसानी हो कि कहाँ से कहाँ तक का एरिया कितना एमएम का हमें बनाना है। जैसे कि इस एंड पे भी यहाँ पे 8 एमएम दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक, फिर पूरा यहाँ से पूरा एंड तक दे रखा है 11। तो जो बचे हुए एरिया हैं वो माइनस करके यहाँ से निकल जाते हैं। तो टोटल लेंथ हम दे देंगे बॉल स्क्रू की, वो हो जाएगी एल, यहाँ पे दिखाई हुई है। जैसे सपोज
ये बॉल स्क्रू 1600 का है, तो हम 1600 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा नॉर्मली बॉल स्क्रू की शाफ्ट कवर हो जाएगी। उसके बाद आता है नट। तो नट में नॉर्मली 5-6 चीज़ें होती हैं वो जो कि नट को हमारा देनी पड़ती है, वो डायमेंशन, वो माउंटिंग डायमेंशन होती हैं, या फिर हाउसिंग में इंसर्ट करने के लिए जो डाया इम्पोर्टेंट होते हैं वो यहाँ पे बॉल स्क्रू में दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये बॉल नट है। बॉल नट में एक तरफ ये कट मार्क बना हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे ये फ्लैट एरिया है। मतलब नॉर्मली बॉल नट अगर हम सामने से देखेंगे तो वो गोल होता है, लेकिन यहाँ पे इस क्रॉस का मतलब है यहाँ पे 2 हिस्सों में वो कट होगा, इस तरीके से बना हुआ है। या हो सकता है एक हिस्से में भी हो, तो वन साइड ये फ्लैट होगा, या 2 साइडेड भी हो सकता है। यहाँ पे फिर देखिए जो बॉल नट है उसके जो मेजर डायमीटर है उसकी चौड़ाई दे रखी है। यहाँ पे जो ये वाला डाया है उसकी जो डायमीटर यहाँ पे दे रखा है, डायमीटर के टॉलरेंस भी लिखे हुए हैं, दोनों ही माइनस में है। मतलब कि ये 28 से कम ही मेंटेन करना है। 28 पॉइंट मतलब 28 से 0.005 कम से लेके हमें और नीचे यहाँ पे जा सकते हैं। मतलब कि इसे 28 का पूरा नहीं बनाना है, उसे थोड़ा कम मेंटेन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इसका देखिए पूरा डाया यहाँ पे दिख रहा होगा 48, यहाँ से यहाँ तक का पूरा डाया दिख रहा होगा। उसके बाद इसकी ओवरऑल लेंथ आपको दिख रही होगी, यहाँ पे लेंथ डाल देंगे, सपोज यहाँ पे 40 है तो यहाँ पे लेंथ डाल देंगे जो पूरा बॉल नट का लेंथ है। तो इस तरीके से मेजर हमारी ड्राइंग बन गई है। मैं इसको कुछ और अच्छे से आपको समझाता हूँ। तो इस तरीके से हम बॉल नट की जो ड्राइंग है वो इस तरीके से समझ सकते हैं। जो बॉल नट जैसे कि हमने बताया था, इसकी इस वाले हिस्से की चौड़ाई आ गई, यहाँ पे मेजर जो भी यहाँ पे डायमीटर था उसकी चौड़ाई आ गई। उसके बाद ये जो लेंथ वहाँ पे एल लिखी थी वो 42 आ गई, ये पूरा बॉल नट की आ गई। और उसके बाद यहाँ पे ये 28 का डाया आ गया ये वाला, और यहाँ पे हम निकाल सकते हैं ये 42 माइनस 10, तो इसको देने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बॉल नट को फ्रंट से देखें तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब फ्रंट से देखने पे हमें देखिए दोनों जो मैं की आपको बता रहा था वो की जो है वो इसीलिए बनी हुई थी क्योंकि इसमें देखिए कट है, दोनों साइड से कट है। तो अगर फ्रंट व्यू से आप इस तरीके से देखेंगे नट को, टॉप व्यू से मान सकते हैं फ्रंट से, तो ये कट आपको क्लियरली दिख जाएंगे कि दोनों साइड है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे एक तो इसकी चौड़ाई, मतलब कि यहाँ पे देखिए एक तो इसकी चौड़ाई आ गई यहाँ से कि ये कितना चौड़ा है, यहाँ पे 40 का है। उसके बाद इसका डायमीटर जो बड़ा वाला वो ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया था, जो आपको ये पता होगा, ये बड़ा वाला डायमीटर यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा वाला जो डायमीटर है वो ये वाला डायमीटर, ये जो 48 डायमीटर है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये बड़ा वाला डायमीटर हो गया। उसके बाद जो अंदर आपको 2 दिख रहे होंगे वो हमारा थ्रेड की डायमेंशन है, मतलब जो स्क्रू है हमारा, या फिर हम जो बॉल स्क्रू की शाफ्ट है जहाँ पे नट घूमता है उसका साइज ये यहाँ पे ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि ये DK12 कुछ कैटलॉग में से इसकी डायमेंशन है तो उसके अकॉर्डिंगली है। अब यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसका सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीसीडी। पीसीडी देखिए ये वाली लाइन जो होती है वो सर्कल, जो ये हमारी माउंटिंग होल्स होते हैं उसकी सेंटर से एक गोला बनाते हैं। अब उस गोले का डायमीटर चेक करते हैं। तो डायमीटर इंपॉर्टेंट होता है। डायमीटर हम या तो इसका आउटर टू आउटर करके एक सर्कल घटा सकते हैं, या फिर इनर टू इनर करके एक सर्कल ऐड कर सकते हैं, एक सर्कल का डायमीटर, तो उससे पीसीडी आती है। तो पीसीडी यहाँ पे आपको दिख रही होगी, जो पीसीडी है वो पीसीडी इस सर्कल को इसने दिखाया हुआ है यहाँ से, तो पीसीडी जो आई है वो 38 की है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्कल का डायमीटर दिख रहा होगा, जो सर्कल है वो 6 है, नंबर ऑफ सर्कल जो है 6 है, और जो डाया है वो है 5.5, मतलब कि यहाँ पे 5 के स्क्रू नॉर्मली जा रहे होंगे। उसके बाद जो दोनों यहाँ पे 6 होल हैं, इनमें से 2 होल यहाँ पे, तीनों होल आपको दिखा रखे हैं, तो ये 45 डिग्री पे हैं ये सारे होल। मतलब कि यहाँ पे भी 45 डिग्री है, इन दोनों के बीच का 45 डिग्री है सेंटर से। उसके बाद दोस्तों मैं बताता हूँ आपको लुब्रिकेशन पॉइंट, जो कि लुब्रिकेशन पॉइंट बॉल नट पे लगा होता है। तो बॉल नट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लुब्रिकेशन पॉइंट को जो दिखाया हुआ है आपको दिख रहा होगा पूरा, यहाँ पे थ्रू होल है, ये डॉटेड लाइन आपको दिख रही होंगी। डॉटेड लाइन मतलब ये पूरा थ्रू होल हो रखा है, कहाँ तक जा रखा है देखिए, थ्रेड तक जा रखा है। मतलब ये जो बॉल नट में अंदर के थ्रेड हैं, बॉल नट में भी, क्योंकि जहाँ पे बॉलें चलती है वहां थ्रेड होते हैं, तो वहां तक ये गया हुआ है ताकि जो भी इस पॉइंट पे लुब्रिकेशन जाए वो बॉल स्क्रू के अंदर तक जाए, मतलब बॉल नट की बॉल्स पे जाए, तो ये अंदर तक थ्रू होता है। उसके बाद ये जो बना हुआ है जो होल है वो इन दोनों होल्स के सेंटर पे है, मतलब कि ये जो लुब्रिकेशन पॉइंट है
वो इन दोनों होल के सेंटर पे है, क्योंकि दोनों होल के सेंटर यहाँ पे जो एंगल था वो 45 था, तो यहाँ पे आपको दिखा रखा है 22.5, मतलब कि ये सेंटर पे है जो भी लुब्रिकेशन पॉइंट है। उसके अलावा लुब्रिकेशन पॉइंट में इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका डाया, डाया कितना है और उसमें पिच कितनी है, जो उसमें जो भी थ्रेड कटे हैं उसकी पिच कितनी है। तो नॉर्मली अगर लुब्रिकेशन के कई बार जैसे M8/1 का होता है, M8/1 मतलब कि जो होल है उसका 8 का डायमीटर है, मतलब ये डायमीटर 8 का है, और जो पिच है, जो भी पिच है थ्रेड्स की वो 1 mm की है। कई बार दोस्तों इसमें BSP होते हैं, BSP थ्रेड्स होते हैं, तो वहां पे लिख दिया जाता है 1/8 थ्रेड से हैं, और या फिर हम लिख देते हैं 1/4 के हैं, 1/4 इंच के हैं BSP थ्रेड्स, या फिर M10/1। तो अलग अलग साइज के हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, वहां पे डाया चेक करना है और पिच चेक करनी है, उसके बाद उसको जो भी मेजर करने के बाद आया वो वहां पे नोट कर सकते हैं ड्राइंग के ऊपर। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि ड्राइंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये सब आपने अच्छे से ड्रॉ किया हुआ है तो आप आसानी से किसी भी सप्लायर से बॉल स्क्रू को ऑर्डर कर सकते हैं, और अपने जो कॉस्ट है, स्पेयर पार्ट की कॉस्ट है, उसको रिड्यूस कर सकते हैं, लीड टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, और डिपेंडेंसी को घटा सकते हैं, जो कि डिपेंडेंसी नॉर्मली बढ़ती है जब आप एक ही सप्लायर पे डिपेंड रहे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आगे बने रहिए मेरे साथ इसी तरीके की टेक्निकल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा इंडिया तो स्किल बनेगा इंडिया।